अतीत के अद्भुत खगोल शास्त्री। सदाबहार शहर रोम में आपका स्वागत है। अतीत की सभ्यताओं का एक जीवित संग्रहालय, पैंथियन, शाही रोम का एक मंदिर, शायद दुनिया की सबसे सुंदर और नकल की हुई इमारत है, और इस इमारत का खगोलीय महत्व भी है। पैंथियन का गुंबद सेंट पीटर्स से भी बड़ा है और इसके केंद्र में एक खुला हुआ भाग है जहां से दिन रात आसमान दिखाई देता है। ये मंदिर जो खुला भी है और बंद भी है, एक प्रकार का सौर उपकरण या चतुर्भुज है। जैसे ही सूरज आकाश में पश्चिम की ओर बढ़ता है, गुंबद की दीवारों पर सूरज की रोशनी चढ़ती है। चलायमान छवि दिन के समय तथा वर्ष के मौसम दोनों का संकेत देती है। पैंथियन 7 दिव्य ग्रहों को समर्पित था: बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, सूरज और चंद्रमा, 7 सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड। पैंथियन की योजना के लिए बहुत से प्राचीन खगोलविदों के ज्ञान की आवश्यकता थी। हमने पूरी भूमध्य सागर घाटी में पत्रकारों को भेजा है, इन अद्भुत खगोलविदों में से 7 को पहचानने और सम्मानित करने के लिए। सक्कारा में आपका स्वागत है, जहां हम पाते हैं दुनिया की सबसे पुरानी प्रमुख पत्थर की संरचना और मिस्र का पहला महान पिरामिड। 5000 वर्ष पहले इम्होटेप ने राजा जियोसर के लिए इस महान पिरामिड का निर्माण किया था। इम्होटेप एक वास्तुकार, उच्च पुजारी, चिकित्सक, मुंशी और खगोलशास्त्री थे। सक्कारा मेम्फिस के प्राचीन शहर के लिए बना एक विशाल कब्रिस्तान है। पूरा परिसर मृतकों को सम्मानित करता है और उनके पुनर्जन्म में उनके मार्ग को सुरक्षित करता है। इम्होटेप ने स्टेप पिरामिड की योजना ऐसी बनाई कि मृतक तारों के साथ मिलजुल कर रहें। वे तारे जो प्रत्येक रात को उत्तरी आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हुए चलते हैं। उत्तरी दिशा में हम देख सकते हैं कि पिरामिड कैसे उत्तरी सितारों की गति को पकड़ता है। एक वैज्ञानिक और पुजारी के रूप में इम्होटेप ने भविष्यवाणी की होगी और नील नदी की बाढ़ का निरीक्षण किया होगा। प्राचीन खगोल शास्त्री व पुजारियों ने नील नदी के तट पर तारों का अध्ययन सुबह से शाम तक किया। हर रात उन्होंने मिस्र के देवता ओसिरिस के तारा समूह का अध्ययन किया, जिसे यूनानियों ने ओरायन या शिकारी का नाम दिया था। उन्होंने ओरायन के इन 3 सितारों की रेखा पूर्वी क्षितिज की ओर खींची, जो भोर की चमक से उजागर था। प्रत्येक दिन सुबह होने से पहले ओरायन थोड़ा ऊपर बढ़ता है। आखिरकार एक सुबह उन्हें चमकीले तारे सीरियस का वर्ष का पहला दर्शन होता था। उन्होंने पता लगाया कि सीरियस उसी दिन पहली बार दिखाई देता है, प्रत्येक वर्ष उसी दिन, जो ग्रीष्म संक्रांति के ठीक बाद आता है। उन्होंने इस दिन को नए साल की शुरुआत माना और इस प्रकार दुनिया का सबसे पहला सौर कैलेंडर बना। ये खगोलविद पुजारी सीरियस के वार्षिक प्रथम दर्शन के बाद से अगले दर्शन तक दिन गिनते रहे। कई साल गिनती जारी रही, जब तक वे निश्चित नहीं थे कि सौर वर्ष 365 और 1/4 दिन का है। 2000 से अधिक साल पहले जूलियस सीजर ने मिस्र का दौरा किया और एक कैलेंडर बनाना सीखा, जिसमें प्रत्येक वर्ष में 365 दिन थे और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप जूलियन कैलेंडर बना। 16वीं शताब्दी तक पश्चिमी सभ्यता का आधिकारिक कैलेंडर। सौर वर्ष की अपनी खोज के लिए खगोल शास्त्र का उपयोग कर पिरामिड को डिजाइन करने और नील बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए हम इम्होटेप का सम्मान करते हैं। मिस्र के खगोल शास्त्री पुजारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये थे हमारे पहले अद्भुत खगोलविद। आधुनिक ट्यूनिस में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कार्थेज स्थित था, जहां हमारे दूसरे अद्भुत खगोलविद फिनीशियन नाविक रहा करते थे। टायर शहर से आए फिनीशियन नाविकों ने लगभग 3000 साल पहले कार्थेज की स्थापना की थी। कार्थेज जल्द ही पश्चिमी भूमध्य सागर क्षेत्र का व्यापार केंद्र बन गया और उसने इस स्थिति को बनाए रखा जब तक कि वह रोम द्वारा नष्ट नहीं कर दिया गया। कार्थेज ने
उत्तरी अफ्रीका और सिसिली द्वीप के बीच के मार्ग को नियंत्रित किया। कार्थेज में बाल हमोन के मंदिर पर एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, हन्नो कार्थाजीनियों का राजा, जिसने पृथ्वी के लीबिया क्षेत्रों तक यात्रा की, जो है हरक्यूलिस के स्तंभों से परे। यह लेख हन्नो की यात्रा का वर्णन करता है, जो जिब्राल्टर सरणी से होकर गुजरता है, जिसे उस समय हरक्यूलिस के स्तंभ के नाम से जाना जाता था, और अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप वर्ड के आसपास तक और शायद भूमध्य रेखा तक भी। दिन में फिनीशियन नाविकों ने मार्गदर्शन के लिए समुद्र तट के पास वाले स्थलों का उपयोग किया। रात में वे खगोलविद बन गए और फिनीशियन तारे का उपयोग किया, जो ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। वे जानते थे कि यह तारा हमेशा उत्तरी आकाश में रहेगा, इसलिए उन्होंने ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रखा जब वे पश्चिम की ओर जाना चाहते थे। अन्य संस्कृतियों ने अर्सा माइनर तारामंडल को फिनाइकी नाम दिया। हन्नो की यात्राएं बताती हैं कि कैसे फिनीशियन नाविकों ने अफ्रीका के चारों ओर यात्रा की और महाद्वीप के पश्चिमी तट पर सुदूर स्थित बस्तियों की खोज की। वे ब्रिटिश द्वीप समूह तक भी पहुंच गए होंगे। जब वे इंग्लैंड की ओर उत्तरी दिशा में रवाना हुए तो उन्होंने ध्रुव तारे को अपने ठीक सामने बढ़ते हुए देखा होगा। जब वे दक्षिण की ओर चलने लगते थे तो ध्रुव तारा उनके पीछे रह जाता। नई दुनिया की खोज में सितारों का उपयोग करने की कुशलता के लिए हम हन्नो को सभी फिनीशियन नाविकों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित करते हैं। आधुनिक बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना में आपका स्वागत है। भूमध्य सागर क्षेत्र का एक आधुनिक पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र जो नील नदी के अंतिम छोर पर स्थित है। ये पुस्तकालय उसी जगह पर बनाया गया था जहां अलेक्जेंड्रिया की प्राचीन शाही लाइब्रेरी थी। रोम साम्राज्य के समय अनुमानित 5 लाख हस्तलिपियों के साथ ये पुस्तकालय दुनिया में सबसे बड़ा था। हमारे अगले अद्भुत खगोलविद समोस के अरिस्टार्कस की रचनाएं यहाँ संग्रहित की गई थी। अरिस्टार्कस पहले खगोलविद थे जिन्होंने मिस्र के सौर कैलेंडर की तथा आवागमन में ध्रुव तारे की भूमिका की व्याख्या की थी। वे जानते थे कि पृथ्वी गोलाकार है। हालांकि उनके नक्शे भूमध्य सागर के आसपास से थोड़ा आगे ही दिखाते थे, उनका मानना था कि उनकी दुनिया एक विशालकाय विश्व का हिस्सा थी। उनके स्पष्टीकरण को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हम पृथ्वी के अंदर से तारे देख सकते हैं, महाद्वीपों के भीतर से तारामंडलों को देखें। ध्रुव तारा सीधे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। धीरे धीरे पृथ्वी पूर्व की ओर मुड़ती है और हम देखते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हिलता नहीं है और ध्रुव तारा भी नहीं हिलता है। हम खुद को हिलते हुए महसूस नहीं करते हैं, इसीलिए पृथ्वी को रोककर देखते हैं कि तारों का क्या होता है। अब ये घुमाव पृथ्वी की सतह से कैसा दिखता है। जैसे ही पृथ्वी पूर्व की ओर मुड़ती है हम हिलाव महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इसके बजाय तारों को पश्चिम की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। स्थिर तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी उनके नीचे मुड़ रही है। पूर्व दिशा में हम तारों को पूर्वी क्षितिज के ऊपर से उदित होते देख सकते हैं। तारे पश्चिमी क्षितिज पर अस्त भी होते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण ही चंद्रमा और सभी ग्रह तारों के साथ साथ पश्चिम की ओर चलते हैं। पृथ्वी के इस मुड़ने से ही सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त भी होता है। ये खोज प्रभावशाली जरूर थी, लेकिन अरिस्टार्कस ने एक और अधिक चौंकाने वाला सिद्धांत पेश किया, इतना विवादास्पद कि वो व्यापक रूप से 1500 से अधिक वर्षों तक स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने मिस्र के सौर कैलेंडर की व्याख्या की, ये प्रस्ताव करके कि पृथ्वी वर्ष में एक बार सूरज की परिक्रमा करती है। अरिस्टार्कस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सौर केंद्रित या हीलियोसेंट्रिक सौर प्रणाली का प्रस्ताव किया, जिसमें तारे और सूरज स्थिर रहते हैं और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। क्योंकि उन्होंने वर्ष के दौरान तारों की पृष्ठभूमि में कोई बदलाव नहीं देखा, उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि स्थिर तारों का क्षेत्र बहुत दूर है, इतना दूर
कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी नगण्य है। पृथ्वी के चलन के बजाय ये महान दूरी ही थी जो अन्य खगोलविदों द्वारा उनके सौर केंद्रित सिद्धांत के अस्वीकार करने का कारण बनी। चंद्रमा के चरण के बारे में उनकी समझ के लिए तथा पृथ्वी की परिक्रमा और घुमाव के सिद्धांत के लिए अरिस्टार्कस हमारे अगले पुरातन अद्भुत खगोलशास्त्री हैं। एथेंस में आपका स्वागत है। प्राचीन ग्रीक संस्कृति और सभ्यता की राजधानी एक्रोपोलिस के ऊपर पार्थेनन प्रत्येक दिन उगते सूरज के पहले प्रकाश को पकड़ने के लिए पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। हमारे अगले सम्मान धारक हैं अरस्तु, जो प्लेटो के दर्शन स्कूल में भाग लेने एथेंस आए थे। उनकी शिक्षा दार्शनिक विचारों पर केंद्रित थी, प्रत्यक्ष अवलोकन पर नहीं। अरस्तु ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड को गोलाकार और परिमित होना चाहिए और उसके केंद्र में पृथ्वी है। चूंकि वे तारों को हिलते हुए नहीं देखते थे, इसलिए उन्हें लगा कि पृथ्वी गतिमान नहीं हो सकती है। गतिमान सूरज, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के साथ स्थिर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अरस्तु का मानना था कि प्रत्येक ग्रह एक पथ का अनुसरण करता है जो निश्चित संख्या में खगोलीय गोलों द्वारा निर्मित होता है। इस सिद्धांत में प्रत्येक ग्रह की गतियों को समझाने के लिए अधिक से अधिक गोलों की आवश्यकता है। मध्ययुगीन विद्वानों पर अरस्तु के गोले का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनका उपयोग ईसाई धर्मशास्त्र की व्याख्या और समर्थन करने के लिए किया। दुर्भाग्यवश अरस्तु जो सत्य मानते थे, उसने वैज्ञानिकों को सरल और सटीक अरिस्टार्कस के अनुभवात्मक सिद्धांत से दूर रखा। फिर भी अरस्तु एक अद्भुत खगोलविद थे, क्योंकि उनके सवालों ने ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए हमारी खोज को प्रेरित किया, एक खोज जो आज भी जारी है। पूर्वी लीबिया में साइरीन के खंडहरों में आपका स्वागत है। हमारे 5वें अद्भुत खगोलविद एराटोस्थनीज का जन्म साइरेन में तब हुआ जब ये उत्तरी अफ्रीका में एक प्रभावशाली और धनी ग्रीक उपनिवेश था। 2500 साल पहले स्थापित साइरीन प्राचीन ग्रीक संस्कृति के प्रमुख शहरों में से एक था। इसका जियूस का मंदिर एथेंस के बाहर सबसे बड़ा है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में बनाए गए सूरज छाया टिप्पणियों की तुलना नील नदी के सबसे पहले झरने के पास अस्वान में किए गए प्रेक्षणों के साथ की। अस्वान अलेक्जेंड्रिया के लगभग ठीक दक्षिण दिशा में स्थित है और कर्क रेखा के बहुत करीब है। मकर संक्रांति पर अस्वान में दोपहर के समय सूरज लगभग सीधे ऊपर होता है। जब सूरज सीधा ऊपर होता है, सीधी खड़ी वस्तुएं छाया नहीं डालती हैं और सूरज का प्रकाश एक सीधे कुएं के भीतर पहुंच सकता है। उसी दिन अलेक्जेंड्रिया में दोपहर के समय सूरज बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं होता है, वस्तुएं छोटी छाया डालती हैं। एराटोस्थनीज ने इस छाया के कोण को मापा और जाना कि ये कोण था अलेक्जेंड्रिया और अस्वान के बीच कोणीय दूरी, जो पृथ्वी के एक महान चक्र पर स्थित थे। एराटोस्थनीज ने पता किया कि पृथ्वी के चारों ओर की दूरी अस्वान से अलेक्जेंड्रिया की दूरी से सिर्फ 50 गुना अधिक थी। इस तरीके से एराटोस्थनीज एक बहुत ही सटीक गणना करते हैं, जिससे पृथ्वी की परिधि जान पड़ती है। एराटोस्थनीज ने चंद्र ग्रहणों के भी निरीक्षण किए और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया देखी। इस दृश्य से उन्होंने निर्धारित किया कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के लगभग 1/4 है। पृथ्वी और चंद्रमा के सही आकार मापन के लिए एराटोस्थनीज हमारे अगले पुरातन अद्भुत खगोलशास्त्री हैं। नेपल्स, इटली में आपका स्वागत है, जहां है राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय। अंदर एक ग्रीक मूर्ति है जिसमें भगवान एटलस कंधे पर एक ग्लोब ले जा रहे हैं। यह पृथ्वी का ग्लोब नहीं है, बल्कि तारों से भरे आकाश का ग्लोब है। यह बहुत ही सटीक खगोलीय ग्लोब शायद हिपार्कस के तारों के नक्शे पर आधारित है, जो हमारे अगले अद्भुत खगोलविद हैं। हिपार्कस द्वारा निर्धारित किए गए तारामंडल भूमध्य सागर घाटी से दिखाई देने वाले पूरे आकाश को ढाके हुए हैं। उन्होंने सभी राशियों को सूचीबद्ध किया। उनके द्वारा आविष्कार किए गए एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का उपयोग करते हुए
हिपार्कस ने पहला सटीक तारों का नक्शा या स्टार मैप तैयार किया, जिसमें 850 से अधिक तारे थे। हिपार्कस का ग्लोब आकाशीय भूमध्य रेखा को भी दर्शाता है। उसके साथ वर्ष के प्रत्येक दिन सूरज की स्थिति को दिखाने वाली राशि पथ भी ग्लोब पर है। राशि पथ और आकाशीय भूमध्य रेखा जहां मिलते हैं, प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषुव के दिन सूरज उधर उपस्थित होता है। 2000 साल पहले एक मालवाहक जहाज रोड से रोम तक चलते हुए लग्जरी वस्तुओं के अपने माल के साथ डूब गया और मूर्तियों और फूलदानों के बीच एक अविश्वसनीय खगोलीय उपकरण भी पाया गया, जिसे एंटीकिथेरा तंत्र कहा जाता है। एक्सरे ने कम से कम 30 इंटरलॉकिंग पहियों के अवशेषों को दिखाया है, जो हाथ से घुमाए जाते हैं। तंत्र के सामने धातु के 2 डायल हैं, जो एक दूसरे के अंदर राशि चक्र और वर्ष के दिनों को दिखाते हैं। धातु के सूचक सूरज की स्थिति तथा चंद्रमा और नग्न आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रहों की स्थिति प्रत्येक तिथि पर देते हैं। जब क्रैंक चालू होता है तो सभी गियर चलना शुरू हो जाते हैं। जब सूरज का गियर एक बार मुड़ता है, चंद्रमा डायल 12 बार मुड़ जाता है। एक छोटी खिड़की के माध्यम से एक और डायल चंद्रमा का सही दृश्य सामने लाता है। अलग अलग डायल प्रत्येक ग्रह की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। इस आश्चर्यजनक यंत्र के निर्माण के लिए सौर मंडल में पिंडों की गतियों के बहुत ही विस्तृत और सटीक ज्ञान की आवश्यकता है। इस उपकरण में जो सटीक खगोल विज्ञान है, वो हिपार्कस द्वारा संकलित ज्ञान पर आधारित है, जो रोड्स में उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया। हिपार्कस ने चंद्रमा की दूरी को मापा और 6.5 मिनट के भीतर सौर वर्ष की लंबाई की गणना भी की। वे शायद सबसे श्रेष्ठ पुरातन वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे। हम अलेक्जेंड्रिया के प्राचीन पुस्तकालय में लौटते हैं। हमारे अंतिम अद्भुत खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलेमी के लेखों का अध्ययन करने के लिए शाही रोम के समय में टॉलेमी अलेक्जेंड्रिया में रहते थे और रॉयल लाइब्रेरी के विशाल संग्रहालय तक उनकी पहुंच थी। वे हिप्पार्कस के निष्कर्षों पर बहुत भरोसा रखते थे और अक्सर उन्हें याद करते थे। उन्होंने अरस्तु के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को भी प्रश्न किए बिना स्वीकार कर लिया। टॉलेमी ने 2 प्रमुख पाठ्य पुस्तकें लिखी, एक ज्योतिष ग्रंथ और एक खगोलीय ग्रंथ, जिसका नाम था अल्मागेस्ट। अल्मागेस्ट ने सूरज, चंद्रमा और ग्रहों की गति के बारे में बताया और भविष्यवाणी की, जो पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड में मंडलियों की विस्तृत प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली का उपयोग करने से खगोलविद और ज्योतिषी अतीत या भविष्य में स्वर्गीय निकायों की स्थिति का पता कर सकते थे। सभी अद्भुत खगोलविदों की तुलना में टॉलेमी ने शायद रोम के दैनिक जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला। लेप्टिस मैग्ना उत्तरी अफ्रीका में शाही रोम के सबसे अच्छे संरक्षित शहरों में से एक है। वहाँ के नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में और अधिकांश रोमवासियों के जीवन में भी टॉलेमी के खगोल विज्ञान की तुलना में इनके ज्योतिष के बारे में शायद अधिक जानकारी थी। रोम के प्रभावशाली लोगों ने अपने जीवन के हर पहलू को ज्योतिष से जोड़ा। ऑक्टेवियन ने, जब वे सम्राट अगस्तस बन गए, अपने चंद्रमा चिन्ह मकर राशि प्रतीक के साथ सिक्के बनवाए। रोमन सम्राट सेप्टिमस सेवरस का जन्म लेप्टिस मैग्ना में हुआ था और वे इस शानदार विजयी मेहराब द्वारा सम्मानित किए गए थे। उन्होंने एक सीरियाई पुजारी की बेटी से शादी की। जल्द ही सीरियाई सूरज पूजा साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया और ग्रीक देवताओं को विस्थापित कर दिया गया। जब सूर्य पूजा राजधर्म बन गई, तब सम्राट सूरज का ही प्रतीक समझा जाने लगा और ज्योतिष एवं ज्योतिषी प्रतीक सरकार की नीति का एक अभिन्न अंग बन गए। खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के संग्रह और संश्लेषण करके क्लॉडियस टॉलेमी ने शायद जनता तक पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और पुरातन के अद्भुत खगोलविदों की खोजों को संरक्षित करने में भी 7 खगोलविद और 7 अद्भुत योगदान। मिस्र के खगोलविदों जैसे इम्होटेप, फिनिशियन हन्नो जो सितारों द्वारा नाविक यात्राओं में रवाना हुए, अरिस्टॉर्कस, दार्शनिक अरस्तु, एराटोस्थेनीज,
जिन्होंने पृथ्वी का आकार मापा, ग्रहण तालिकाएं और तारों के नक्शे के साथ हिप्पार्कस और क्लॉडियस टॉलेमी के खगोल विज्ञान लेखन। उनकी विरासत अंधेरे युग से वर्तमान तक चलती आई है। संग्रहालय के जॉर्ज ऑब्जर्वेटरी में एक सुंदर तारों वाली रात दिखाई देती है, लगभग प्राचीन आकाश जैसी, अंधेरी और स्पष्ट। हर दिन हम प्राचीन खगोल विज्ञान का उपयोग करते हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रमा चरणों को देखते हुए दिन, महीने और वर्ष गिनते हैं, जो सब अतीत के अद्भुत खगोलविदों की विरासत हैं।